नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हम बिहार के चुनाव प्रचार के पहले फेज के अंतिम दिन पर चुनाव प्रचार कैसा रहा और कैसे कैसी बद्दी बद्दी बातें वहां हुई उसकी बात करने वाले हैं। और आजकल सोशल मीडिया में और सब मीडिया में जिस प्रकार से ये गाली गलौज की भाषा प्रचारित की जाती है और जो राजनेता हैं और जो शासक हैं वो कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इस पर हमने आज चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी से अनुरोध किया था और वो इस पर बात करेंगे आज। तो अजय जी, आप इस विषय पर बात करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे दर्शकों की ओर से और हमारी ओर से। आप कृपया इस पर बात और अपना विश्लेषण रखें कि इस प्रकार का चुनाव मेरे ख्याल से 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने जो हिंदू मुस्लिम किया था उसी का रिपीट बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अभी होने जा रहा है। तो कैसा होगा, क्योंकि मोदी को तो बहुमत मिला नहीं था। लोग शायद अब तो समझ गए हैं, बिहार की जनता भी हम तो मानते हैं कि समझदार है, मगर वो क्या परिणाम दिलाएगी वो हमें मालूम नहीं है। आप कृपया इसका विश्लेषण प्रस्तुत करें। अजय जी। नमस्कार हरि भाई, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं इसकी बात शुरू करूं तो मैं इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होती थी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कहते थे चाल चरित्र चेहरा, और भारत का निर्वाचन आयोग बार बार यह कहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है कि हमारे लिए न कोई पक्ष होता है न विपक्ष होता है, सब समकक्ष होते हैं। ये दो शब्द आजकल आप बहुत सुन रहे हो और लगातार ये स्थितियां आपके सामने भी हैं। अब मैं दोनों चीजों पे बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कि क्या हो रहा है बिहार। तो बिहार में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, वो प्रचार करने जाता है, भगवा पहनता है, खुद को योगी बताता है, और जब वहां भाषा का जो इस्तेमाल करता है वो भाषा सुनने वाली है। उसकी भारत में देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में समरसता हो, सबको एक साथ लेके चला जाए, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, इस तरह का नारा दिया था। और आज क्या स्थितियां हैं, इसी तरह से उनका जो है गृह मंत्री है, जो आपके क्या नाम है, गुजरात का तड़ीपार रहा है वो अमित शाह, किस तरह की जिसकी जिम्मेदारी है देश में कानून व्यवस्था से लेके सब चीजों की, वो किस तरह की बात करता है। तीनों के आप सुनिए चंद मिनट। नहीं हटेंगे, नहीं कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। दिन पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहले घुस जाते थे। मुझे बताओ, विल्सन वालों, कभी उनको जवाब देते थे कांग्रेस लालू? अरे जोर से बोलो, देते थे क्या जवाब? आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन, ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। हटेंगे नहीं। अब आप इससे समझ लीजिए, मैं तीनों की बात करता हूं। यूपी में 80-20 की बात, बांटने की बात किसने की थी? इसी आदित्यनाथ ने। जी,
उत्तर प्रदेश में चुन चुनकर जाति धर्म के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, अपराधियों पर कार्रवाई हो। यदि अपराधी क्षत्रिय बिरादरी का है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। उदाहरण दे देता हूं, ब्रजेश सिंह जैसा माफिया जिसके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, वो बिल्कुल रंगबाजी से उसी ढंग से कर रहा है। इसी तरीके से तमाम और जो इनके माफिया हैं, अभय सिंह हो, धनंजय सिंह हो, ये जो भी कितने हैं, सारे सिंह, तो ये सब कर रहे हैं। बाकी मारे जा रहे हैं, बाकी चाहे पंडित हो मारे जाएंगे, दलित हो मारे जाएंगे, यादव हो मारे जाएंगे, और इसके मुसलमान हो मारे जाएंगे। लेकिन क्षत्रिय बिरादरी के अब जो है, जिन्हें राजपूत भी कहते हैं, उस बिरादरी के सारी गुंडाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे अत्याचार, सारे बलात्कार, सारी घटनाएं यही अंजाम देते हैं। तो अब आप बताइए कि इसके बाद ये बता रहे हैं कटेंगे बटेंगे, और ये तो बांट तो ये रहे हैं, जात के भी नाम पे, धर्म के भी नाम पे, दोनों नाम पे एक चीज। तो पहला काम ये, और फिर चुनाव आचार संहिता कहती है कोई धर्म जाति का और इस तरह से बटेंगे कटेंगे टाइप के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, लेकिन हो रहा है। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त मुंह में दही जमाए बैठा है। क्यों? क्योंकि साहब यदि वो बोल देगा तो फिर उसका क्या होगा? वो खुद केरल में जो जो कुकर्म करके आया है, जहां वो पोस्टेड था, जिसके कारण एक व्यापारी ने आत्महत्या भी की थी, तो अब कॉन्ट्रैक्टर ने, तो अब आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के तमाम सारे किस्से हैं, तमाम तरह की बातें हैं। तो यह एक शर्मनाक स्थिति। फिर उसके बाद अमित शाह की बात कर लीजिए, कह रहे पाकिस्तान से आतंकी घुस आते थे और ये आते थे। तो साहब मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूं, जो लोग ये बात कहते हैं उन्हें कुछ सवालों के जवाब भी दे देने चाहिए कि चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि पाकिस्तान से घुस आते थे और ऐसे हो जाता था और वैसे हो जाता था, तो एक ये आप बता दीजिए कि हो क्या रहा है आपके राज्य में, इसको तो बता दी। आपको तारीख बताता हूं। 5 दिसंबर 2014 उरी में आर्मी कैंप पर, बारामूला जिला है, यहां पर 6 हथियारबंद आतंकी घुस आते हैं पाकिस्तान से, लश्कर तैयबा के, और आकर के हमला करते हैं। हमारे 6 सैनिक मारे जाते हैं, दर्जनों घायल होते हैं, और ये घटना होती है 5 दिसंबर 2014। 2 जनवरी 2016 पठानकोट का एयरबेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टिकोण से भारत का, वहां से चीन की और वहां से ही पाकिस्तान, दोनों की हमारी परिधि में आता है। तो उस एयरबेस पर जैसे मोहम्मद के 4 आतंकी घुस आते हैं, 3 दिनों तक कब्जा रखते हैं, 3 दिनों तक। और इस दौरान मतलब लगातार हमारे यहाँ जितने लोग मारे जाते हैं, जो होता है वो किसी से छिपा नहीं है, और हमें वहां पे एयरबेस के भीतर खाली कराने में और उन्हें मुक्त कराने में 3 दिन लग जाते हैं। और इंक्वायरी के लिए आईएसआई को बुलाया। जी वही मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को बुलाया। जी पहली बार हुआ। इसके बाद में 3 जून 2016 पंपोर में, पुलवामा में सीआरपीएफ बस पर हमला होता है, आतंकी हमला होता है, भवन में छिपे होते हैं। इसमें सीआरपीएफ के हमारे आधा दर्जन जवान मारे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो होती है घटना, आप बताइए, पाकिस्तानी आतंकवादी, इनको लश्कर तैयबा का बताया जाता है। इसके बाद में 25 जून 2016 को फिर पंपोर में, पुलवामा के पास में घटना होती है, सीआरपीएफ बस पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, 8 सीआरपीएफ के हमारे जवान मारे जाते हैं। एक 3 जून को हुई, फिर एक 25 जून को। देखिए आप, फिर 18 सितंबर 2016 उरी के, जहां उरी में हो चुका था 2014 में,
उरी के आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर बारामूला में जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादी हमला करते हैं और इसमें हमारे 19 सैनिक मारे जाते हैं मौके पर। उसके बाद में 3 और मर जाते हैं जो घायल होते हैं और 30 हमारे जो है मतलब 3 दर्जन घायल होते हैं। अब आप सोचिए मतलब 2 दर्जन मरते हैं, 3 दर्जन घायल होते हैं, ये होता है। इसी के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, यानी 18 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। इसके पहले इतनी घटनाएं हो गई कुछ नहीं। इसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई फर्क पड़ गया हो ये नहीं है। 10 जुलाई दो, क्योंकि वो सब ड्रामा था। सैटेलाइट कैमरे में आप डालिएगा, बीबीसी की पूरी रिपोर्ट है, सैटेलाइट के उसमें आ गया था, ये कुछ नहीं करके आए थे, कौवा मार के आए थे। तो साहब वो स्थिति है। 10 जुलाई 2017 को अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा के बस पर हमला होता है। 8 तीर्थयात्री और जिन 7 महिलाएं मार दी जाती हैं। 2 दर्जन लोग घायल होते हैं। लश्कर तैयबा का इसमें हाथ पाया जाता है। कोई भी एक आतंकी इनमें से मारा नहीं गया है। आप ये समझिए इतनी घटनाएं हो गई। फिर 26 अगस्त 2017 पुलवामा पुलिस लाइंस के पास में 3 जैसे आतंकियों हमला करते हैं। इसमें हमारे 8 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं और 1 दर्जन घायल होते हैं। अब आप देख लीजिए वही लगातार हो रहा है, जगह सब एक ही है, कोई अलग नहीं हो रही। इसके बाद में 10 फरवरी 2018 सुंजवान आर्मी कैंप में जम्मू कश्मीर ने कैंप के अंदर घुस करके घुसपैठ की और वहां पर हमला किया। 6 हमारे सैनिक मौके पर मारे गए, 4 बच्चे मारे गए और 1 दर्जन सैनिक हमारे घायल हुए। अब आप बताइए ये होता है। फिर इसके बाद में 2019 14 फरवरी 2019 चुनाव के जस्ट पहले पुलवामा में ही सीआरपीएफ काफिले पर सुसाइड बम अटैक होता है और जो आरडीएक्स से, और इसमें जो हमारे 40 सीआरपीएफ के और 3 अदर्स मतलब टोटल 43 जो है हमारे लोग मारे जाते हैं। इसमें जैसे मोहम्मद का नाम आता है, आज तक उसका भी पता नहीं है, ठीक है, कि कहां से आया क्या हुआ। फिर 12 जून 2019 आवंतीपोरा पुलवामा में सीआरपीएफ गश्त कर रही थी, वहां पर अटैक होता है और उसमें हमारे आधा दर्जन सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं। फिर ये रुक नहीं रहा है एक भी उसमें। फिर 1 और 2 जनवरी को 2023 की जनवरी शुरू होते ही नए साल पे सिर्फ जो है कोविड के दौरान थोड़ा बंद रहा, तो उसके बाद में राजौरी जो जगह है वहां पर जो दंगरी गांव है वहां सेना के वाहनों पर आईईडी अटैक होता है। इसमें हमारे 1 दर्जन सैनिक मारे जाते हैं और 1 दर्जन के करीब घायल होते हैं। फिर इसके बाद 20 अप्रैल 2023 पुंछ में सेना के काफिले पर हमला होता है और इसमें हमारे आधा दर्जन जवान मारे जाते हैं और आधा दर्जन घायल होते हैं। इसके बाद 9 जून 2024 रियासी में हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला होता है और इसमें 9 मौके पर मर जाते हैं, 41 लोग घायल होते हैं, जिनमें से भी आगे जाके 4 लोग मर जाते हैं। यानी आप समझ लीजिए 1 दर्जन से अधिक लोग मर गए और जो है 3 दर्जन 4 दर्जन के लोग घायल हुए। इसके बाद में 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला होता है और इसमें तो ये मैं चंद घटनाएं, और उस घटना के बाद पहलगाम के बाद भी रुक गया हो ऐसा नहीं है। उसके बाद आप सर्च कर लीजिए। अजय जी एक सेकंड हमारे दर्शकों में से देश में विदेश में जो भक्तगण हैं उनको अजय जी ने जो जानकारी प्रस्तुत की है
वो जानकारी से उनका दिल दहल जाता है कि नहीं, वो बताएं। वो देशभक्ति के जो सर्टिफिकेट बांटते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि मोदी शासन में इतनी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी आप देशभक्त कहलाते हो। यही तो सवाल उठना चाहिए। अजय जी, तो मेरा ये कहने का मतलब है, इतनी ये मैंने बड़ी बड़ी बताई, इसके अलावा जहां 2 मरे 3 मरे वो मैंने नहीं बताए हैं आपको। वो करीब 80 के करीब घटनाएं। अब आप सोचिए, जिनमें 3 या 3 से कम मरे हैं वो मैंने बताई ही नहीं है। तो आप इससे यह समझ सकते हैं कि ये घटनाएं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सिर्फ मैंने ये बताई हैं, ये आतंकी घटनाएं, और इनमें से एक भी इसका आतंकी आज तक नहीं मारा गया। अब आप बताइए, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि उरी में जो किया था लश्कर ए तैयबा वालों ने वो क्या था, इतना अंदर कैसे घुस आते हैं, क्या होता है। फिर यही गृह मंत्री घुसपैठ घुसपैठ चिल्लाता है। तो साहब 11 साल से इनकी सरकार है, सीमाएं इनके अंडर हैं, ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, तो फिर घुसपैठ हो कैसे जाती है, कौन करा रहा है। और कई कई राज्य तो ऐसे हैं जहां 20 साल 25 साल 30 साल से इनकी सरकारें, वहां घुसपैठ कहां से हो गई। और घुसपैठ तो सदैव बाहर से होती है, बाहर से कैसे आ जा रहे हैं। तो सवाल तो इन्हीं पे खड़ा हो जाता है। अब आ जाता हूं कट्टा बम, और इसकी बात कर लेते हैं। जिस बिहार में जाके वो कट्टा बम और सबकी बात करते हैं, वहां के भी चंद आंकड़े इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से कहानियां बनाई हैं, जिस तरह से बताया। मैं एक और दिखा दूं, मथुरा में एक बड़ी बीभत्स सी घटना होती है। मथुरा के मंदिर में, मंदिर के भीतर एक 9 साल की मासूम बच्ची से, जो दलित कम्युनिटी की थी, उसके साथ सामूहिक रेप होता है, गैंग रेप। अब आप सोचिए, जहां गैंग रेप हो रहा हो और अमेठी में एक दलित युवक को पीट पीट के कैसे मारा गया, ये मर गया। आज हमका मार काका उनसे भेज, अरे काका, और इस तरह से करके उसको मारा गया, वो मर गया, जिंदा नहीं है आज। अब आइए, जब कट्टा की और सबकी बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो मैं उदाहरण दे देता हूं। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय बिहार में जो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते थे टोटल, उनकी संख्या थी, और ये नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। उसके मुताबिक 1990 में लालू की जब सरकार बनी, तब 1,24,000 आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए थे। और उसके 5 साल बाद में 1995 में 1,15,000 केसेस रजिस्टर हुए, यानी कम हो गए करीब 10,000। इसके बाद में 2005 जब लालू प्रसाद यादव की सरकार गई, तब 97,850 केसेस रजिस्टर हुए। तो क्रिमिनल केसेस ये थे। अब 2005 में जब नीतीश कुमार ने राज संभाला, तो जैसा मैंने बताया 97,850 केसेस थे। और उसके बाद में उनका 5 साल हुआ तो 1,27,000 हो गए केसेस। उसके बाद में जैसे ही उनका 10 साल हुआ, मतलब 2015 में, 1,76,000 केस हो गए। और 2018 में आते आते 1,96,000 केसेस हो गए। और 2022 में 3,50,000 केसेस हो गए। और 2023 में जो लास्ट आंकड़ा दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने एनसीआरबी का, उसके मुताबिक 3,52,000 क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं बिहार में। तो जंगल राज, कट्टा राज और ये सारे राज साहब किसके समय में ज्यादा हैं, किसके समय में कम है, ये तो अब
नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए, उनकी सरकार को बताना चाहिए। अब मैं इसको इसीलिए मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बीजेपी का ही हैंडल से है, आप देख लीजिए, इनके हैंडल से बताया गया कि जंगल राज के दौर में, यानी लालू के दौर में 37,000 अपहरण हुए थे। ठीक है, बिल्कुल मैं इनकी बात को सही मान लेता हूं। तो अब मैं बात करता हूं नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार के मेरे पास में 20 साल के आंकड़े नहीं है, सिर्फ 8 साल के आंकड़े, 20 साल के नहीं है, 8 साल के आंकड़े हैं। 8 साल के आंकड़े बताता हूं। 2016 से लेके 2023 तक के आंकड़े मेरे पास अवेलेबल है। उस समय केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में भी, और ये नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े हैं। उसके मुताबिक 2016 में 7,324 किडनैपिंग के केसेस रजिस्टर हुए, 2017 में 8,479 केसेस रजिस्टर हुए, 2018 में 9,935 केस, 2019 में 10,925 केस, 2020 में 7,889 केस, 2021 में 10,198 केस, 2022 में 11,822 केस और 2023 में 14,881 केस, यानी टोटल 80,943 केस। ये तो जंगल राज हो गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि अब बताइए, जंगल राज वो 37,000 केस वाला था, और कि 37,000 केस 15 साल में, और इनके समय में 8 साल में, यानी करीब आधे में, सोचिए आप, 15 का भी आधा ही हो गया, उतने में 80,943। अब आप सोचिए, जब इतने केसेस किडनैप के दर्ज हो रहे हैं, फिर कौन सी आप बात कर रहे हैं कि तब ये किडनैप और वो किडनैप। अब आप आइए, ये नरसंहार कहते हैं, 70 नरसंहार हुए उस दौर, नरसंहार का भी देख लीजिए। उस समय जो नरसंहार किए वो किसने किए, ये देखिए, तो आपको पता चलेगा वो घटनाएं एक रणवीर सेना बनी, उसने किए, और जिस रणवीर सेना ने किए, उसी रणवीर सेना के सारे लोग आरएसएस, बीजेपी और जेडीयू के साथ, अधिकांश आप देखिए। भूमिहार, अधिकांश हाँ, भूमिहार। यस, भूमिहार। तो अब आप देखिए, उसी की उपज है अनंत सिंह, उसी की उपज है तमाम सारे ये जितने अपराधी आज हैं, और सबसे बड़ा अपराधी अनंत सिंह आज किसके साथ है, बीजेपी के साथ में, जेडीयू के साथ में। कल उसके लिए बीजेपी का उप मुख्यमंत्री और जेडीयू नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री जो लल्लन सिंह, ये दोनों प्रचार कर रहे थे, और इन्होंने क्या कहा यह भी जानने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि अब वो नहीं है तो हम करेंगे, हम संभालेंगे, अनंत सिंह नहीं है तो अब हम संभालेंगे। अखबार में आज इसको छपा भी है, मैं एक सेकेंड दिखाता हूं आपको। मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये आपको ये देखिए, ये दोनों हैं, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है और मुख्यमंत्री के एक प्रकार से चेहरा है, और ललन सिंह जो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं। कह रहे हैं, ललन सिंह बोले अब मैं संभालूंगा अनंत सिंह की चुनावी कमान। यानी अब आप सोच लीजिए, माफिया के लिए कौन संभालेगा, ये संभालेंगे, माफिया के लिए ये करेंगे, तो जंगल राज वालों के साथ में कौन है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये है। अब आपको भ्रष्टाचार भी नरेंद्र मोदी जो बता रहे थे, भ्रष्टाचार भी दिखा देते हैं। 2019 में 3 करोड़ 82 लाख की लागत से पुल बना था,
और ये अररिया का पुल है, और ये पुल देखिए टूट गया, गिर गया, धस गया। ये हाँ, मगर अजय जी ये तो विक्रम विक्रम बनाए हैं ना पुल टूटने में, तो वहां पर और भ्रष्टाचार में भी। मगर मैं यही अभी तो अभी अभी जो प्रचार कर रहे हैं उसमें जी, हम जो तथ्य पेश कर रहे हैं उसका तो उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा समझते हैं, क्योंकि ये तो तो मैं गिरोह के साथ यही काम कह कर रहा रहे हूं, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के किसी नेता ने, आरजेडी के किसी नेता ने, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने, वीआईपी पार्टी के या पान पार्टी के किसी नेता ने, किसी ने भी एक भी अपशब्द, एक भी सांप्रदायिक बात, एक भी गलत शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा जो सरकार बनेगी वो किसी एक की नहीं होगी, सबकी सरकार होगी। और यही बात तेजस्वी कर रहे हैं कि हम रोजगार की बात करिए, सिंचाई की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, इसकी बात कीजिए, हम कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए, जिन्हें जंगल राज कहते हैं, जिन्हें तमाम तरह से लांछित करते हैं, वो तो देश की भी बात करते हैं, वो बात करते हैं नागरिकों के हित की भी, वो बात करते हैं विकास की भी और सबकी। लेकिन ये जाके नफरत और जहर का काम करते हैं। तो साहब नरसंहार करने वाले इनके, भ्रष्टाचार करने वाले इनके, सिर्फ वहां पर जो है 1 साल के भीतर, 1 साल, अभी 1.5 साल कह सकते हैं, 1.5 साल के भीतर बिहार में 28 पुल टूट के गिर चुके हैं, 28 Yes. पुल। यस। अब और अब अभी भ्रष्टाचार, और फिर नहीं, नरेंद्र मोदी की ही कैग की रिपोर्ट कहती है कि 70,000 करोड़ वहां नीतीश कुमार सरकार से कहां गायब हो गए, पता ही नहीं। और अब नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत भी बता देता हूं, नीतीश कुमार के बेटे के नाम से, यही ललन सिंह जिसे मंत्री बनाया गया नरेंद्र मोदी सरकार में, इसने ललन सिंह के बेटे को सब पटना के सबसे महंगे इलाके में बहुत महंगा एक पूरा मकान जो है गिफ्ट डीड करके दे दिया है। गिफ्ट डीड करके कहा मुझे बचपन से बड़ी इच्छा थी कि उन्हें देंगे, और दे दिया। और वो मकान की जो कीमत है वो करीब करीब, उसकी कीमत जो है वो 5,000 करोड़ की। ओह ओह वो कोई तो छोटी साहब मोटी। तो साहब अंत में मैं आपको ये सवाल पूछूं कि ये इनके बिगड़े बोल जो हैं उसका असर आम जनता पर होगा या महागठबंधन के जो नेता हैं उनका असर ज्यादा होगा, जो कि संस्कार की भाषा कर रहे हैं? देखिए, जनता अब इन बातों को बहुत हद तक समझने लगी है। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि पूरी तरह समझ रही है, लेकिन जी। बहुत हद तक समझ रही है। लेकिन बिहार की एक विडंबना है जो बड़ी तकलीफ दे भी है कि बिहार में जाति और धर्म का, जैसे आपके गुजरात में भी चाशनी चटाई गई है, उसका असर होता है। हालांकि धर्म का बहुत बड़ा असर नहीं वहां होता है बिहार में, क्योंकि बिहार की संस्कृति में बौद्ध भी है। बिहार की संस्कृति असल में मिली जुली संस्कृति है, और वही ओरिजिनल संस्कृति है नालंदा की संस्कृति। गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं जी वैसे। जी जी। तो मैं यही कहता हूं कि वहां इतना धर्म के नाम पे होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होता तो भागलपुर दंगे क्यों होते और कोई क्यों होते, तो हुए। जयप्रकाश नारायण वहीं पर जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस इंदिरा जी ने बनाया था, उन्हें हटाने के ही लिए असल में लड़ाई थी, इसीलिए वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हुए थे और इसीलिए सारी बातें हुई थी। तो मैं ये बताऊं कि लेकिन वहां धर्म से ज्यादा जाति का जो असर है। अब कौन किस जाति के नाम पे आदमी कहता है कुछ नहीं किया है, तब भी हम उसे करेंगे, तो इस तरह की सोच वाले भी लोग हैं।
कुछ इन्होंने इसीलिए खरीदने का काम किया। पहले होता था कि कोई प्रत्याशी कोई पैसा बांट रहा है, शराब बांट रहा है या कुछ, अब तो ये सरकारी तौर पे बांट रहे हैं, हर जी एक के अकाउंट में ऑर्गेनाइज तरीके से पैसे जा रहे। तो ये जी सब खेल किए गए हैं। इसका कितना प्रभाव होगा ये देखने वाला होगा, लेकिन जनता जाग रही है। मुझे लगता है जनता तो में बहुत हद तक अवेयर हुई है, यह एक बड़ा असर। जी अजय जी, तो आशा करते हैं कि जनता जागे और जनता अपना निर्णय उसी प्रकार से देवे। आज आप हमारे साथ जुड़े और जिस प्रकार से दस्तावेजी बातें आपने रखी, जो कि भक्त लोगों को भी उनकी समझ में आए कि स्थिति क्या है, ये इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।